नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक फिर नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो अभी एक शुरुआत हुई है, 2-3 दिन हो गए, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हो रहा है कि जो कतर में जो भारत के जो पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, 8 नौसेना अधिकारी हैं, उनको सजाए मौत दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। और चार्जेस क्या लगाए गए हैं उसके बारे में कोई ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं। कोर्ट में भी जो एविडेंस पेश किया गया, ऐसे तो कतर की जो इस्लामी स्टेट जो है कतर, उसका जो व्यवस्था है जूरिस्प्रूडेंस का, उसका जो व्यवस्था है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, पेनल प्रोविज़न का, उसमें भी कई सारे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलें कि वहाँ भी कोर्ट चलता है, तो वहाँ पे जो लोअर कोर्ट है वहाँ पे 8 लोगों को फांसी दी गई है। ब्रॉडली ये पता चलता है, जो एक्यूजेशन है ये है कि ये लोग जो उनके जो एक कंपनी में काम कर रहे थे, एंड दे वर हेल्पिंग द कतरी गवर्नमेंट टू ट्रेन देयर नेवल फोर्सेस एंड टू नेगोशिएट विद द इटालियन कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ सम काइंड ऑफ सबमरीन थिंग्स एंड ऑल। सो उसको लेकर के ये एक्विजिशन है कि ये लोग इजराइल को कुछ लीक किए हैं, जो इजराइल जो कि कतर का वैसे भी एनिमी स्टेट है, तो इजराइल को इन्होंने कुछ लीक किया है। ये है ब्रॉडली चार्जेस। लेकिन एग्जैक्टली क्या लीक किया है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस क्या है, कोई कन्वर्सेशन है डिजिटल, कोई ऐसा एविडेंस है जो कि कोर्ट में पेश किया गया है, इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। बस इतना बताया गया है कि 8 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिला है, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हरकत में आई हुई है। हमारे जो भी सिस्टम है हम उसको लगा के ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में पहले तो समझें कि क्या है, और उसके बाद उनको कैसे छुड़ाने की कोशिश करें। ये है लार्जली टॉपिक। लेकिन इसको लेकर के जो भी अभी डिस्कशन चल रहा है, ऐसे तो कुछ सुपरफिशियल चल रहा है, ज़्यादा डेप्थ में कोई नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमने ये टॉपिक लाए। हमारे पास अभी भक्तोस्पति जी हैं, जो अगेन जो विदेश नीति है उसके बारे में काफ़ी ज्ञान रखते हैं। उनसे आज पता करेंगे कि एक तो ये क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये लोग वहाँ पे कैसे गए, कैसे काम करना शुरू किया, किस किस के साथ इन लोगों का नाता रिश्ता था उस पीरियड के बीच में। डायरेक्टली कतर गया, उससे पहले और भी कहीं गए थे, और उसके बाद क्या एग्जैक्टली हुआ कि जल्दबाजी में अरेस्ट भी हुआ, ट्रायल भी हुआ, वर्डिक्ट भी आ गया, और डेथ पनिशमेंट भी आ गया। और ख़ास करके उसका जो टाइमिंग है, जैसे अभी इजराइल हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है, और द वर्ल्ड इज़ वर्टिकली डिवाइडेड into people who are supporting Israel and the other people who are supporting Hamas। तो इस बीच में क्या ऐसा हो गया कि ये जजमेंट आ गया सडनली। इसका जो टाइमिंग के बारे में कई सारे सवाल आ रहे हैं, और इसका समाधान क्या है। क्या भारत ये जो 8 पूर्व नौसेना अधिकारी हैं हमारे, उनको छुड़ा के ला पाएगा? हमारा जो कतर के साथ जो भी रिलेशनशिप आज के डेट में है उसका स्टेटस क्या है, और भारत के दूसरे जो फ्रेंड्स हैं, लेटेस्ट से कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑल, जो कतर में काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो भी क्या हमारे लिए कुछ काम करेंगे? क्या डिप्लोमेटिक स्टेप लिया जाएगा, या इसका सोल्यूशन और कुछ भी हो सकता है? तो ये सब के बारे में अभी एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बारे में बैकग्राउंड दीजिए कि सहज और सरल तरीके से समझाइए कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ। आज तक इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हुआ था। जो अरेस्ट हुआ था थोड़ा बहुत इसके बारे में न्यूज़ आया था, लेकिन कुछ ज़्यादा न्यूज़ आया नहीं। लेकिन अभी सडनली आ गया कि 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, और सारा चीज़ उलट पुलट हो गया। और टाइमिंग तो आपको पता है, अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, और वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया है आज के डेट में, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू हो गया है। तो ज़रा बताइए इसका, पहले तो बताइए इसका बैकग्राउंड क्या है, ये लोग कैसे वहाँ पे गए? देखिए, ये सिर्फ ये 1-1.5 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ कि मार्च के महीने में ये सब ज्वाइन किए हैं, जो दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्च 2022 मार्च 2022 में ज्वाइन किए हैं एज कंसल्टेंट्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग सपोर्ट टू द कतारी नेवल फोर्स ऑन हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू एक्वायर सबमरीन्स। एक मेजर इशू है जो कि पूरे गल्फ, सारे जीसीसी कंट्रीज जो हैं उनमें से किसी भी राष्ट्र के पास आज सबमरीन नहीं है। ईरान के पास है अदर, और इजराइल के पास है मिडिल ईस्ट में, और नहीं तो किसी के पास नहीं है सबमरीन। कतार यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेटिव काम कर रहा था, जहाँ पे वो एक इटालियन कंपनी के साथ दे वर इन नेगोशिएशंस ऑन एक्वायरिंग
मिजेट सबमरीन्स, ये जो कतारी कोस्ट है ये काफी शैलो वाटर है, तो यहाँ पे आप वो जो बड़े वाले जो सबमरीन्स हैं वहां पे काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए मिजेट जो छोटा वाला सबमरीन है, स्टेल्थ सबमरीन है, उस पे कैसे काम किया जा सके, वो कैसे वो ला सके, इस बारे में काम किया जाए। तो ये जो हमारे जो पूर्व नौसैनिक थे, ये लोग कतारी ऑफिशियल्स को असिस्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे कि किस प्रकार से इस चीज में आगे बढ़ा जाए। तो ये मार्च की बात मैं बोल रहा हूं। और बट दे वर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी, दे वर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी, दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी। ये एक ओमान की कंपनी है, इसके मालिक भी ओमानी स्क्वाड्रन लीडर थे। इसका मतलब जो कतारी गवर्नमेंट है वो उस कंपनी को हायर किया था बिल्कुल कंसल्टेंट, बिल्कुल। तो कतारी गवर्नमेंट ने इनको हायर किया था, उनको उनके नौसेना को मदद करने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा जाए। नाउ ये पहला पड़ाव है मार्च का। दूसरा पड़ाव मैं बोल रहा हूं अगस्त का। अगस्त 2022 में रात के अंधेरे में ये 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब घर वालों ने काफी हल्ला गुल्ला मचाया तभी जाके हमारी एम्बेसी कुछ एक्शन ली और एम्बेसी से उसके बाद पता चला कि इन सबको अरेस्ट किया गया है। चार्जेस क्या थे वो आज तक भी ऑफिशियली कहीं भी नहीं बताया गया है, बट कुछ सूत्रों से पता चलता है कि एस्पियोनाज करते हुए ये पकड़े गए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक अधिकरण थे जिसका मतलब जो एविडेंस के हिसाब से प्रूफ दिखाया भी गया है, जहां पे वो इजराइल के लिए वो एस्पियोनाज का काम कर रहे थे। अगस्त में इनको अरेस्ट किया गया, 1 महीना तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, एज इफ जैसे बहुत ग्रेव क्राइम किया गया हो, इनको अलग अलग रखा गया है, काफी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा। अक्टूबर 2022 में इनको कॉन्सुलर एक्सेस मिला है। तो आप देखिए 2 महीने तक इन लोगों को सबसे अलग रखा गया है, ना इनको किसी से मिलने दिया गया है, ना इनके बारे में कोई जानकारी दी गई है। सबसे पहला तो आप जो रूल ऑफ लॉ कहती है कि तो जैसे इस्लामिक रिपब्लिक exactly. है, यहाँ तक को ना कोई रूल ऑफ लॉ है, exactly. ना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं, ना कोड प्रोसीजर में कोई सैंक्टिटी है, क्योंकि वहाँ पे भी तो सिंस इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, द कोड प्रोसीजर इज नॉट बीइंग फॉलोड इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर। जजमेंट्स भी आपको नहीं मिले, अभी तक कोई जजमेंट भी बाहर आया नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। हाँ, कि वो डिटेल जजमेंट आना चाहिए, डिटेल जजमेंट आना चाहिए। अगर आप कोई जजमेंट देते हैं तो जजमेंट आना चाहिए, हाँ, कि किस एविडेंस के बेसिस पर जज ने कैसे अराइव किया एग्जैक्टली इन द conclusion that yes these people should be convicted for espionage। तो ये सब का कोई भी मतलब इनके पास, हमको भी ये पता नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो ये तो हम बस अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीजें हुई हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पे कतारी सरकार ने अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। लेकिन ये जो एक बात बताइए, जो जैसे ये जो पूर्व सेना के अधिकारी होते हैं, वो जब भारत के बाहर जाके कोई भी कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं या कोई भी देश के लिए काम करना शुरू करते हैं through various kinds of companies and all, or maybe even they are directly recruited by that country, तो इनको तो जैसे ये भारत के सिटीजन है तो इनको तो क्लियरेंस लेना पड़ता होगा, जो हमारे होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री क्लियरेंस देता है। तो ये सब क्लियरेंस इनको कैसे इतने आसानी से मिल गया? और ये तो उससे पहले कहीं सिंगापुर में काम करते थे, फिर कतर आ गए, इसमें भी बहुत सारे, देखिए बहुत सारे द्वंद्व हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। जैसे कि सबसे पहला बात यह है कि इतने सीक्रेटिव प्रोजेक्ट में जहां पे कतार काम कर रहा है, वो कभी भी फॉरेनर्स को चाहेगा नहीं कि दे आर प्रिवी टू एनी इंफॉर्मेशन। सबसे पहला बात। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय वहां पे गए हैं उनको कभी भी जो हमने जो उनको दिया है, क्या बोलते हैं, जो क्लियरेंस दिया है, हम ये भी जानते हैं कि कतार हमारा एक दुश्मन मुल्क है। कतार कभी भी भारत के साथ किसी भी मुद्दे पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ है। हमारा जो नुपुर शर्मा केस देख लीजिए, पहले जो कंट्री ने सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाया वो कतरी है। नुपुर शर्मा हो गया, जाकिर नायक हो गया, MF हुसैन हो गया, वर्ल्ड कप में बुला के ले आए, MF हुसैन हो गया, सारे मामले में कतार हैज बीन इनिमिकल। और कतार कभी भी भारत का पक्ष आगे नहीं बढ़ाता है। और जम्मू कश्मीर के इशू में तो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। तो जब सरकार को भी पता है कि
कतार एक ऐसा मुल्क है, तो सरकार ने इन्हें क्लियरेंस क्यों दिया है कि वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करे? ऐसा भी हो सकता है इनको सिर्फ स्केपगोट बनाने के लिए वहां पे लिया गया हो, इसका हमें कोई मतलब आइडिया है नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी तो ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। हाँ, इंटेलिजेंस पता ही नहीं चलता है, आपको हायर कर लेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा, सही लगेगा, कंपनी है, पैसा मिल रहा है, काम करेंगे, यू आर बीइंग हायर्ड एज अ प्योर प्रोफेशनल, फिर बाद में पता चलता है कि यू आर जस्ट अ कैनन फूडर, यू आर बीइंग पुट इन द ट्रैप। इतनी अच्छी थी कि कतार गवर्नमेंट ने भारतीय सरकार को यह भी रेकमेंड किया कि पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय अवार्ड भी मिले, वो मिला भी उनको, और उनको मिला भी है। तो ये किस प्रकार का खेल है, ये आज तक या तो कतार वाले बता सके या तो भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बता पाए। कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन भी आ रहा है, पाकिस्तान कनेक्शन, क्योंकि जितना हमें पता है कि जिस इटालियन कंपनी के साथ नेगोशिएट कतार कर रही है फॉर मिजेट सबमरीन, वही कंपनी पाकिस्तान को भी सबमरीन बना के देती है। और अगर भारतीय नौसैनिकों के पास उसकी किसी भी टेक्नोलॉजी का अंदाजा हो गया तो आप सोचिए भारत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उसको यह भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी सबमरीन में क्या क्या टेक्नोलॉजीज चल रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक डाउट है मेरा कि जैसे कतर इज बाइंग दी सबमरीन फ्रॉम इटली, उसका जो टेक्निकल नो हाउ है या भी जो भी वो कैसे ऑपरेट करेगा, वो तो उनके तो इटालियन टेक्नीशियंस होंगे उनके कंपनी के, दे विल प्रोवाइड द कंसल्टेंसी, और इन लोगों को सिर्फ खरीदना है। और इन लोग खरीदना है मतलब इनके देश में जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनका भी आर्मी है, नावी है, वगैरह वगैरह, खरीद करने के लिए तो कोई ज़्यादा बड़ा कंसल्टेंसी जरूरत नहीं है। तो इन लोगों ने ये ऐसा कंपनी को क्यों हायर किया जहाँ पे इंडियन एक्स नावी ऑफिसर्स एंड दे वर इनटू वेरी गुड पोजीशंस आल्सो, दे हैव कमांडेड वारशिप्स एंड देखिए, हाँ, मैं दे वर इनटू गुड पोजीशन, और उस कंपनी में भी मैं जो बोल रहा हूँ पूर्णेंदु तिवारी जी तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और लेकिन वो कंपनी का मालिक को जो अरेस्ट किया था उसको तो उनको बेल पे छोड़ दिया गया है, वो जो ओमानी सिटीजन है उनको छोड़ दिया। और उन्होंने एक दिन में ये भी अनाउंस किया है कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं, जिसमें 70 भारतीय लोगों की जो नौकरियां गई हैं उनको एक ही दिन का नोटिस मिला है कि आप जो करना है कर लीजिए, पर हम एक दिन में कंपनी बंद कर रहे हैं। तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि जो हमारे लोग वहां पे गए हैं उनको किसी प्रकार का स्केपगोट बना के लिया गया है, किसी एक प्लान के तहत उनको लेके वहां पे नौकरी कराया गया है। देखिए, मालिक को छोड़ दिया गया, कंपनी बंद हो गई और ये 8 लोग फंस गए। तो ये एक जियोपॉलिटिकल एंगल इसका ज्यादा लगता है रादर देन एन एस्पियोनाज एंगल, जिसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। बट ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये एस्पियोनाज का एंगल है ही नहीं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने जो डिफेंस सीक्रेट्स है, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, वो किसी भी फॉरेनर के हाथ में नहीं रखेगा। exactly. ये लोग दे वर ओनली अ पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी सर्विसेज रादर देन द कोर सर्विस, बिकॉज कतार बहुत ही सीक्रेटिवली यहाँ पे आगे बढ़ रहा था। तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये लोग उसके जो कोर इंटरेस्ट है कतार के सबमरीन प्रोजेक्ट के, उसमें इन्वॉल्व थे। ये मैं तो बिल्कुल विश्वास कर ही नहीं सकता। तो इसमें और भी बहुत सारे एंगल्स हैं। अगर ऐसा है, बिकॉज दे वर ओनली प्रोवाइडिंग ऑक्सिलरी सर्विसेज, तो फिर इनको तो जो भी सबमरीन इटली से आ रहा है वगैरह वगैरह, इनको तो कोई नॉलेज भी नहीं होगा, नहीं वो डिटेल्स के बारे में। नहीं, मैं ये भी बोल रहा हूं, यहाँ पर कुछ सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि ISI ने प्लांट किया है इंफॉर्मेशन इनके कंप्यूटर्स में कि इनको इजराइल के साथ कैसे कनेक्ट। अब आप देखिए, हमास को सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कौन सा राष्ट्र है? कतार है। तो बैकफुट में कौन है? कतार है। तो अभी देखिए, इस एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत वो अभी फ्रंट फुट में आ सकता है, वो नेगोशिएट कर सकता है। तो मुझे तो वही लगता है कि ये एक जियोपॉलिटिकल एंगल है, एस्पियोनेज का एंगल है ही नहीं। कतार, आप देखिए, जो हम 4 साल पहले की बात बोल रहा हूं, 2017 की बात बोल रहा हूं, सारे अरब देश अपने राजदूत वापस ले गए थे, क्योंकि सबको पता था कि अगर मिडिल ईस्ट में एक भी राष्ट्र है जो कि एक्टिवली फंडामेंटलिज्म और रेडिकलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, वो है कतार।
हमास को पैसे कौन देता है? कतार। जब किसी ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो तालिबान को रिकॉग्नाइज किसने किया था? कतार। और जितने सारे बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारों के सरगना तो बैठे हैं कतार। अभी जो कुछ दिन पहले केरला के मल्लापुरम में हमास के एक बहुत ही बड़े फंक्शनरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत स्पीच दिया। कौन है? खालिद मशाल। खालिद मशाल कहाँ रहते हैं? कतार। खालिद मशाल को मोसाद मारने की कोशिश की थी 90s में, बट समहाउ वो बच गए अमान में। तो आज वो एक बहुत हाई लेवल फंक्शनरीज है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कतार इज एक्चुअली प्रोपेलिंग डिस्टर्बेंसेस थ्रू अल जजीरा। अल जजीरा के तहत उसने, आप देखिए, जो 1990s 1980s वाले जितने रेजिम जो 2000 में आगे बढ़ चुके थे, जो अरब स्प्रिंग के तहत निकाले गए, उसका सबसे बड़ा सूत्रधार कौन है? अल जजीरा। आज भी भारत में कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ सारे नेगेटिव कैंपेन कौन करता है? अल जजीरा। सऊदी अरेबिया में सऊदी रूलिंग फैमिली के खिलाफ प्रोपेगेंडा कौन फैलाता है? अल जजीरा। तो जो देश सब बाहर चले गए थे, अपने राजदूत वापस ले, तो उनका सबसे बड़ा कंडीशन ये था कि आप अल जजीरा को लगाम लगाएं, जो कि आज तक कतार ने नहीं लगाया। इसीलिए इजराइल ने सबसे पहले जो बम्बार्डमेंट किया है वो कहां पे किया है? अल जजीरा के हेडक्वार्टर, गाजा वाले हेडक्वार्टर पे सबसे पहले अपना बम्बार्डमेंट किया है। तो कतार इज अ रोग स्टेट। बट यहां पे मुझे एक चीज समझ नहीं आता है कि यूएस जो अपना मिलिट्री बेस वहां पे रखा है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है कतार का, उसने आज तक कतार को कैसे नहीं संभाला है? क्योंकि कतार एक तरफ यूएस का बहुत अच्छा मित्र है और दूसरी तरफ यूएस को अफगानिस्तान से निकालने वाले फोर्सेस को पैसे दे रहा है। वो तो नेगोशिएशन भी किया था एग्जैक्टली दोहा में, तो सारा नेगोशिएशन ये किस प्रकार की दोस्ती है, यही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो अभी ये जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण के आगे अगर हम सोचें तो अभी एक तो हमारे 8 पूर्व सैनिक फंस गए हैं। भारत सरकार का अप्रोच जो भी है वो अभी तो डिप्लोमेटिक वे में हैंडल हम कर रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा होगा, अमेरिका के साथ भी चैनल ओपन होंगे, ये सब हो रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम उनको ला पाएंगे, वो जो 8 पूर्व सैनिक हैं? या फिर अगर कतार कुछ एक्सट्रीम डिसीजन लेता है, पार्डन नहीं करने के भी उनका एक ट्रेडिशन है कि वो बहुत जल्दी माफ़ी दे देते हैं, उनके जो अमीर हैं, शेख हैं, उन्होंने फिलीपींस के 2 लोगों को पकड़ा था कुछ वर्षों पहले, और फिलीपींस के एक को 25 साल की सजा हुई और दूसरे को माफ कर दिया गया। नहीं, हमारे साथ तो ट्रीटी भी है। हाँ, भारत और कतार के बीच में ट्रीटी है। अगर कोई एक दूसरे का सिटीजन ऐसे कन्विक्टेड होता है तो वो दूसरे कंट्री को वापस कर देगा और उसका जो कन्विक्शन है, वो जो चार्जेस है, उसके अपने कंट्री में चलेगा और फिर वो सज़ा जो भी है उसको मिलेगा वगैरह वगैरह। ऐसा ट्रीटी भी है भारत और कतर के बीच में। लेकिन अभी इनको तो फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, फिर वो ट्रीटी ऑपरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर खाली इम्प्रिजनमेंट होता फिर वो ट्रीटी ऑपरेशन में आता है। तो अभी एक ही बात बचा है कि उनका जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो माफ़ कर दें, पार्डन प्रोसेस में एक है। और दूसरा है कि हम अगर कोई ऐसा मैस्कुलाइन अप्रोच लेते हैं, कतार को कुछ सीवियर पनिशमेंट टाइप का देने की कोशिश करते हैं, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैम्पर होने की चांसेस होता है। फिर कतर कोई फ्लेक्सिबल ऑप्शन अपनाएगा, फिर वो उनको जो मौत की सजा है उसको कन्वर्ट कर देगा इम्प्रिजनमेंट में, फिर वो इधर स्वाप होके आ जाएंगे एज पर द ट्रीटी। देखिए, तो क्या लगता है भारत ने इस पर्टिकुलर मामले, कतार के मामले में कभी मस्कुलर पॉलिसी दिखाया नहीं है, चाहे वो नुपुर शर्मा का केस हो, चाहे वो जाकिर नायक का केस हो, चाहे वो एमएफ हुसैन का केस हो। और उससे पहले वो जो हमारे जो वर्कर्स मरे थे, बहुत सारे जो वर्ल्ड कप स्टेडियम्स बनाने के जद्दोजहद करते हुए बहुत सारे लोग मरे, 2700 लोग मरे। कहाँ है उनका ह्यूमन राइट्स? नहीं है, नहीं, भारत ने कुछ नहीं बोला है। हमारे वहाँ 8 लाख लोग काम करते हैं, टोटल पॉपुलेशन कतर का 25 लाख है, हमारे 8 लाख लोग, हर 3 लोगों में से एक भारतीय है। अभी भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी दिखाए। वो आपको 15% गैस देते हैं, गैस आप कहीं से भी ले सकते हैं,
क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो आपको गैस देने के लिए हम भी तैयार तो हैं। उनको दे रहे हैं, हम भी तो अनाज दे रहे हैं, हाँ, खाने हम की भी अनाज सामग्री दे रहे हैं, हमारे लोग भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स दे रहे हैं, स्किल लेबर दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। तो आप बोलिए कि आपका पूरा कंट्री एक ही कमोडिटी पे जीता है, पर हमारा राष्ट्र बहुत सारे कमोडिटी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम उस कमोडिटी पे आपको चोक करें, एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी दिखाएं, तो लेकिन देखिए ये तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप एक कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए तभी जाके आप मस्कुलर पॉलिसी दिखाना शुरू करें, ऐसा तो नहीं होता है। आपका जो अप्रोच है वो उसी तरह से बिल्डअप होना चाहिए डे वन से। जब से आप कतर से डील कर रहे हैं, मान लीजिए सरकार चेंज हो गया, मोदी सरकार आ गया, अभी तो 10 साल हो गया है, तो अगर डे वन से आप थोड़ा उसको बिल्डअप करते हैं, जैसे अभी कनाडा के बारे में हमने दिखाया, थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन बहुत लेट दिखाया, बहुत लेट। एक इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए अगर जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में ऐसा नहीं बोलते तब भी हम नहीं दिखाते, नहीं। लेकिन जबकि वो लोग जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको गेस्ट बना के रखे हुए हैं, उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, सारा भारत के विरुद्ध काम कराने के लिए प्रोवोक भी कर रहे हैं, एनकरेज भी कर रहे हैं, और कई सालों से कर रहे हैं। जब मोदी सरकार आए तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमने ये मस्कुलर अप्रोच दिखाया क्योंकि एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गया। ऐसा क्या होगा बार बार कि हमें एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने तक वेट करना पड़ेगा, फिर जाके उसके बाद जाके हम कुछ दिखाएंगे। कतर में भी वही हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऊपर शर्मा के टाइम में आप देखिए, जब वो लोग एमएफ हुसैन को लेके अपने घर में बैठा सकते हैं, जो कि हिंदू सेंटिमेंट हो या जो भी हिंदुओं की आस्था है उनके खिलाफ जो भी करना था उस आदमी ने किया। यहाँ पे वो डर के मारे भाग गया, फिर वहाँ पे जाके बैठा रहा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ पे नुपुर शर्मा ने तो सिर्फ एक कोई टेक्स्ट को कोट किया था, और उसके ऊपर हमारे यहाँ जो भी लीगल प्रोसीजर है, हमारा तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आर जुडिशियल सिस्टम इज वेरी इंडिपेंडेंट एंड हैविंग अ रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस। उसको उसके ऊपर हमारा आस्था है कि नहीं, वो या फिर वो प्रोसेस में आएगा कि नहीं, उससे पहले आप प्रेशर में आ गए। कोई कतर आपको प्रेशराइज कर देते हैं, फिर आप किसी को बैन कर देते हैं, फिर उस लड़की का जान की धमकी मिलता है, जीना हराम कर दिया, फिर उसको अंडरग्राउंड होना पड़ा। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में अगर आप ऐसे प्रेशर में आएगा, वो भी आप देखिए एक 270-275 बिलियन डॉलर का जीडीपी है उनका, हमारा जीडीपी है $4 ट्रिलियन, और हमारा फायर पावर, हमारा मिलिट्री वर्ल्ड में 3rd-4th इस संख्या में आता है। इतना बड़ा इकोनॉमी है, ग्रोथ रेट है, ये सब इतने सारा चीज़ है। और फिर खास करके हमारे वहाँ पे जाके 8-10 लाख लोग काम करते हैं, स्किल लेबर जो कि वो रिप्लेस भी नहीं कर सकते। अगर हम डाइवर्ट कर दें किसी दूसरे कंट्री में, तो 30% में सरकार बन जाता है। आप वहाँ पे भी 30% है। हाँ, 30% की आबादी वोट में सरकार बन जाता है। वहाँ पे भी आबादी आपकी उतनी। बात यह है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमने जो कि धीरे धीरे बदल रहा है, मुझे लगता है कि आगे भी और बदलेगा। बट मिडिल ईस्ट को लेके हमारा रिस्पांस काफ़ी वीक रहा है। हिस्टोरिकली हमने काफ़ी, हमारा जो मिडिल ईस्ट का जो अप्रोच रहा है, वो जो नेहरू साहब जो नॉन अलाइनमेंट करने के बाद जब गमाल अब्दुल नासिर का मृत्यु हो गया, उसके बाद से जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, सऊदी वाले हमको कभी घुसाया नहीं, कहीं भी हमारा कोई दबदबा नहीं रहा है। तो ये हमारा एक वो जो पास्ट वाला जो फॉरेन पॉलिसी का जो लैक्यूना है, वो अभी धीरे धीरे उछल के आ रहा है। आई थिंक इंडिया धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेगा। नहीं तो जो इंडिया एस्पायर करता है कि रीजनल पावर बने, आप देखिए ईरान का दबदबा भारत से काफी ज्यादा है। मतलब नॉट ओनली अपने रीजन में, बट रीजन के बाहर भी उसका दबदबा काफी है। भारत का दबदबा कहाँ है? एक मालदीव्स जैसे नेशन में आज उनका राष्ट्रपति नया आया है, वो बोलता है कि हम, मुझे भारतीय सैनिक बाहर चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइए। वो भी कितने 70-80 कुछ 100 पड़े हैं हमारे। बिल्कुल। जब आप उनको पानी की जरूरत थी तो कौन गया उनको पानी देने के लिए? डिसैलिनेशन प्लांट्स उनके किसने ठीक किए? सब भारत ने किए। तो मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी इज द नीड ऑफ, मुझे लग रहा है इवन अभी श्रीलंका के साथ भी वही हुआ। बिल्कुल, अभी श्रीलंका ने दिया है। नेपाल भूटान के साथ भी वही है, बांग्लादेश के साथ भी वही है। जब उनको जरूरत पड़ता है वो हमसे फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जब हम उनको फायदा पहुंचाते हैं, सहूलियत पहुंचाते हैं, उसके बदले में हम उनसे कुछ डिमांड नहीं करते। नहीं। उसके बदले में या फिर जो हम दे रहे हैं उसको हम लिवरेज की तरह यूज नहीं करते उनके अगेंस्ट में, तो फिर वो स्पेस नहीं बन पाता है भारत को मैन्यूवर करने के लिए। बिल्कुल। तो ये
फिर कैसे चलेगा ये, कब तक चलेगा? लेकिन हाँ, लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी आए, बड़ा चेंज हो गया फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में वगैरह वगैरह, और फिर बाद में पता चलता है कि नेपाल भी आंख दिखाना शुरू करता है, भूटान भी जाकर चाइना के साथ अपना बॉर्डर सेटलमेंट करता है विदाउट इंडिया। सर अब एक बात बोले ना, कतर आके ये आपने श्रीलंका को अभी इतने पैसे दिए, अभी कल ही की बात मैं बोल रहा हूं कि श्रीलंका ने एक चाइनीज स्पाई शिप को अभी परमिशन दिया है श्रीलंका तो के, दे ही रहा है, हाँ, वेस्टर्न कोस्ट में मैन्यूवर करने के लिए और वेस्टर्न कोस्ट में टेस्ट कराने के लिए। भारत कहाँ है? कहाँ है भारत? भारत चुप बैठा है। तो बात वही है कि अगर नहीं, ये जब हेल्प लेके पहुंचते हैं, देखिए श्रीलंका में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, अभी 2 साल हो रहा है, करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ। जब कोई नहीं आया तो हम गए, उनके एसेंशियल्स हम लेके गए, फ्यूल हम लेके गए, मेडिसिन हम लेके गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने दिया, अभी तक करीब शायद $4 बिलियन के आसपास हम दे चुके हैं। उसके बदले में हमने क्या चाहा उनसे? जब हम उनको दे रहे हैं तो उनसे कुछ तो कंडीशन फिक्स करना चाहिए, कुछ तो ऐसा ग्राउंड फिक्स करना चाहिए कि अगर ये चीज़ ऐसे ही चेंज होगा फिर हम अपना सामान वापस मांग लेंगे, हमारा पैसा वापस मांग लेंगे, अगर आप ये डेविएट करते हैं तो हमें पैसा वापस चाहिए उसी दिन वगैरह वगैरह। वो अप्रोच भारत का कभी क्यों नहीं हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का सरकार आए, चाहे वो बीजेपी का सरकार आए, और जो बोलते हैं कि जो आयरन इमेज मोदी जी आए तभी कुछ नहीं हो रहा है। सर, ये अप्रोच ऐसा क्यों है, इतना ढीला ढाला सा क्यों है? ये सर कोई भी सरकार हो, हमारा अप्रोच हैज बीन कंसिस्टेंटली बैड। इट इज अ टिपिकल हिंदू सिंड्रोम। इट इज अ टिपिकल हिंदू सिंड्रोम। इट इज अ टिपिकल हिंदू सिंड्रोम कि हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो चलता है वाला जो हमारा जो सिंड्रोम है फॉरेन पॉलिसी में, ये मतलब हमने दान दिया और भूल गए किसको। बस ये स्टिंगर मिसाइल नहीं है कि आप फायर एंड फॉरगेट कर जाएं, ये वैसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ये जाके किसको मार रहा है। अब देखिए अमेरिका अपना कहीं पे भी आगे बढ़ता है, उसके कितने कंडीशनलिटीज नहीं होते हैं, क्योंकि श्रीलंका को जिस टाइम में हमने हेल्प किया कोई नहीं मदद करता, कोई नहीं मदद कर रहा था, कोई नहीं, और उसके बदले में हमने कुछ नहीं लिया उनसे, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं। सर हमने बांग्लादेश का भी इतना मदद किया है, हमने कहाँ पे एक ट्रांजिट कॉरिडोर चिटागोंग से अगरतला तक लिया, हमको एक 50 किलोमीटर का एक स्ट्रेच चाहिए था, आज तक नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड बैठा है, हमने कहाँ पे क्या किया है? हम हमारा कंसिस्टेंट, और मान लीजिए हम कोशिश भी करें, वो चिकन नेक के पास अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर मांगे वो कॉरिडोर चौड़ा करने के लिए, वो भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर मतलब लैंड स्वैप कराते हैं तब भी मान लीजिए वहां पे कुछ जमीन लेंगे और यहाँ पे कुछ उनको दे देंगे, तब भी वो नहीं राजी होंगे। मतलब देखो वहां पे उनका कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है नहीं, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, लेकिन एक सिंपल लैंड स्वैप भी वो करने के लिए राजी नहीं होंगे, जबकि हम कभी खालिदा जिया को, कभी शेख हसीना को बुला के एकदम प्यार देते रहते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये होता है सर, श्रीलंका आपके टूरिस्ट के लिए बोला कि भारत से जो आएंगे उनके लिए वीजा फ्री, वो तो उनका, और उसी में पैसा चाहिए, आप उसी में खुश हो जाते हैं, तो उनके उनको पैसा चाहिए, उनका आप वही आप 1200 रुपए बचाने के चक्कर में यहाँ पे 12,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। हमारा माइंडसेट ही वही है। अब कतार पे वापस आते हुए मुझे लगता है कतार में जब हम वापस आ रहे हैं, हमारे पास 2-3 ही ऑप्शन बचे हैं, मुझे लगता नहीं कि उसके आगे हम कुछ कर सकते हैं। या तो इसको पूरी डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जाए, क्योंकि अभी तक औपचारिक रूप से कोई आया नहीं है कि हुआ क्या है, तो इसीलिए भारत रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जिस दिन आएगा उसके बाद शायद भारत रेस्पॉन्ड करे, वो पहला। दूसरा, औपचारिक रूप से आने के बाद या तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाएं, कहीं भी जाके हम अपना पक्ष रखें, जैसा हमने कुलभूषण यादव के अपील भी तो है, ये तो लोअर कोर्ट का, ये तो लोअर कोर्ट का है, हायर कोर्ट भी है। अगर फाइनल में भी कुछ नहीं होता, या तो हम उनके जुडिशियल सिस्टम में जाके हम केस को लड़े, हमारे लोगों के लिए अपील करें, लड़े, उनके सिस्टम के तहत हम लड़े। उसके अलावा एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता नहीं कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस बचे हैं, जब तक कि औपचारिक रूप से कोई हमारे पास डेटा अवेलेबल हो कि आगे क्या होने वाला, कि किस आधार पे इन लोगों को रखा है। बट हमारे और कतार के रिश्ते काफी अच्छे हैं, बट जिस तरीके से हमारे पूर्व नयसैनिक के साथ ट्रीट किया गया है, जो बोल रहे हैं अच्छे हैं, वो तो अच्छे इसलिए, मैं ट्रांजैक्शनल की बात बोल रहा हूँ, ट्रांजैक्शनल नहीं, ट्रांजैक्शनल है, वहां पे भी अगर कुछ अच्छाई है वो इसलिए क्योंकि वो अच्छाई हमने मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल, उन्होंने तो मेंटेन नहीं किया हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो जिस रूप से, जिस प्रकार से उन्होंने बिहेव किया है हमारे पूर्व नौसैनिकों के साथ,
रात में उनको उठाना, उनको अगवा करके ले जाना। ये तो दुश्मन कंट्री ऐसा करता है, ऐसा ही करता है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो कुछ समझ में आता, लेकिन अगर कतर ऐसा करे तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस राष्ट्र से आप 15% नेचुरल गैस लेते हैं, मतलब जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है, और आप उनको सामान भी दे रहे हैं, आप उनको बहुत ज्यादा सामान भी दे रहे हैं, जो कि एक्चुअल में किसी देश के बेनिफिट के लिए ज्यादा जरूरी है। मैन पावर हो गया, आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, ये तो वहां पे उगता है नहीं, वहां पे तो मरुस्थल है। और आप सोचिए कि मान लीजिए भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसका 30% कितना हो गया, करीब करीब 40 करोड़ या उससे ज़्यादा। उतना अमेरिकन अगर भारत में रहे होते, मतलब भारत के पॉपुलेशन के 30% अमेरिकन पॉपुलेशन यहाँ पे अगर रह रहे होते, तो अमेरिका का कितना लिवरेज होता भारत के ऊपर। सर इतना नहीं सर, भारत में शिया मुसलमानों का तो तादाद बहुत कम है, बहुत कम। पर सारे शिया मुसलमानों के घर में आयतुल्लाह खुमैनी का फोटो आज भी लगा हुआ है। तो आप सोचिए, पर भारत के लोग ऐसे हैं जो वहां जाके कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि भारत का कहीं पे भी दबदबा बढ़ जाए। they have never become a pressure group, नहीं, except in few countries। नहीं, वो तो डिपेंड करता है आपका सरकार उनको कैसे यूज कर रहा है। क्योंकि जैसे कोई आदमी बाहर जाता है, वो तो प्रेशर ग्रुप का पार्ट होने के लिए नहीं जाता है, वो अपना पैसा कमाने के लिए जाता है, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है। तो वो अगर वहां पे जाके ऑर्गेनाइज्ड होगा, तब होगा जब वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते होंगे, वो यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करेगा, फिर उसका माइंड ट्रेन अप होगा, फिर वो ऐसे ही काम करना शुरू करेगा। इसके ऊपर तो फिर सरकार को स्टेप लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भारत के पास एक मौका है कि जो हमारे मिडिल ईस्टर्न दूसरे पावर्स है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इन लोगों के साथ मिल के कतार को कैसे हैंडल करना। नहीं, वो तो करेंगे, अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है, हमारे तो सऊदी अरेबिया का अच्छे रिलेशन है, ओमान के साथ है, यूएई के साथ है, इजिप्ट के साथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब तो लिवरेज हम यूज करेंगे और टू गेट बैक। इजिप्ट वाले तो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि इजिप्ट में जो जैस्मिन रेवोल्यूशन, जो अरब स्प्रिंग का जो दौर चला था, उसमें सबसे बड़ा सूत्रधार तो अल जजीरा ही था। हुस्नी मुबारक को निकालने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को मिलता है, वो अल जजीरा को मिलता है। देश का इकोनॉमी बर्बाद कर दिया उनका अरब स्प्रिंग ने 2-3 साल तक। तो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज विल डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया इन दिस पर्टिकुलर। चलो आज फिर हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, यही आशा करके कि भारत सरकार अपनी जो प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेसी है या अप्रोच ऑफ डिप्लोमेसी है, उसको थोड़ा बदलेगी। भारत का जो इकोनॉमिक साइज़ है, भारत का जो सॉफ्ट पावर स्टेटस है, भारत का जो हार्ड पावर एबिलिटी है, उसको यूज़ करके भारत की इंटरेस्ट में विदेश में हमारे जो जो अच्छाइयाँ या जो जो इंटरेस्ट हम अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर ये सब लिवरेज यूज करेंगे और थोड़ा पॉलिसी भी चेंज करेंगे। क्योंकि कोई छोटा मोटा देश आके फिर हमें आंखें दिखा के चला जाता है और काफ़ी बुरा भी लगता है, क्योंकि अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो इंसिडेंट कभी भी जो भारत का जो इमेज है, भारत का जो बाहर भारत का जो इमेज बन रहा था कि भारत इज़ गोइंग टू बी ए सुपर पावर, फिर हम लोग विश्व गुरु के बारे में बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको ऐसे चीज़ों से बड़ी ठेस पहुंचती है। और मुझे ये भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दूसरे लोग जो भारत को एक नए नज़रिए से देखने लगे थे, उनको जब ऐसे मतलब जो भारत के नहीं हैं, नॉन इंडियंस हैं, जो भारत को ऐसे नज़र से देखने लगे थे कि इंडिया इज़ रियली एमर्जिंग एज अ सुपर पावर काइंड ऑफ थिंग, फिर उनके समझ में उनकी दृष्टि से भारत की जो स्तर है, जो स्टेटस है, वो डेफिनेटली नीचे गिरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार इसको अच्छी तरह समझेगी और इसके बारे में एक कोई शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं लेके कि हमें सिर्फ वही 8 बंदों को निकाल के लाना है और अगर हो गया तो क्राइसिस सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। इफ़ इंडिया इज़ गोइंग टू द फल्क्रम ऑफ द चेंज, इंडिया इज़ गोइंग टू द सेंटर ऑफ द चेंज, जो कि हम बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं, और जो भारत का कैपेसिटी भी है, तो उसको हम अचीव करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। खास करके हमारी जो विदेश नीति है उसमें जो मैस्कुलिनिटी आना चाहिए, जो रियलिस्टिक अप्रोच आना चाहिए, उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड ये मत भूलिए आपको कमेंट में लिखना है
क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से हम फिर टॉपिक लेना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, नमस्कार।